हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइडिया फ्री एजुकेशन सेल। और मैं आज आप लोगों के लिए मेरे क्लास में डीजीएमएस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूं और इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं: मोटिवेशन, एर्गोनॉमिक्स, वर्क स्टडी और पे बैक पीरियड। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ये 4 टॉपिक, और मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों टॉपिक में से इस बार के एग्ज़ाम में, खास करके फर्स्ट क्लास लेजिस्लेशन के एग्ज़ाम में, चारों टॉपिक में से एक एक टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम से संबंधित चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। चूँकि डीजीएमएस का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है, बहुत जल्द डीजीएमएस का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और एग्ज़ाम शुरू होने में करीब करीब 1 हफ्ते का समय बचा है। तो दोस्तों, आप लोगों से कहना मैं ये चाहता हूँ कि अब आप लोग एग्ज़ाम को लेकर के बिल्कुल सीरियस हो जाइए। समय आपके पास बहुत ही कम है, लेकिन जितना भी समय अभी है आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो कम भी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन भी है कि आप लोग कहीं न कहीं किसी न किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं। तो अब आज तो बीत गया, आज के बाद कल से दोस्तों आप लोग जो है अपने कार्यस्थल से छुट्टी ले लीजिए 1 हफ्ते का, और 1 हफ्ता जमकर अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कीजिए। ये 1 हफ्ता का जो समय है, अगर आप इसको अच्छे से शेड्यूल कर पाएँ, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ, तो ये इस 1 हफ्ते में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस 1 हफ्ते के समय को आप कुछ इस तरह से यूटिलाइज़ कीजिए कि एक तो आप अपने कार्यस्थल से छुट्टी ले लीजिए। दूसरा, आपके पास अगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य नहीं है तो उन कार्यों को भी आप 1 हफ्ते के लिए, यानी अब से एग्ज़ामिनेशन तक के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। उसके बाद ही किसी कार्य को पकड़िए और आप लोग बिल्कुल माइंड से टेंशन फ्री होकर के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन। दोस्तों, मोटिवेशन क्या है? मेरे ख्याल से इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि मोटिवेशन से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसका आंसर ढूंढ लें। मोटिवेशन पर्सनल मैनेजमेंट का एक ऐसा फिनोमेना है जिसके आधार पर अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को हम अगर तरीके से मोटिवेट कर पाए तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ है कि अगर कोई एम्प्लॉय आपसे मोटिवेट हो गया इन द सेंस इंकरेज हो गया अपने कार्य के प्रति, आपके प्रति, उसे लगा कि नहीं, मुझे जो मोटिवेट किया जा रहा है, जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, वो उनका मोटिवेशन जिस संस्था में मैं कार्य कर रहा हूँ उस संस्था के हित में है, मेरे हित में है और सभी के हित में है। अगर उस व्यक्ति के अंदर ये भावना हम उत्पन्न करा पाए तो वो भावना कंपनी को एक उच्च शिखर तक ले जाने में हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, ये जो भावना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये भावना अगर हम किसी व्यक्ति के मन में पैदा कर पाए तो इस चीज़ को जो हम पैदा कर पा रहे हैं उसके मन में भावना अपने कार्य के प्रति, वही मोटिवेशन है। तो दोस्तों, ये तो हुआ समझने की बात है। अब आइए इसका शॉर्ट में एक छोटा सा डेफिनेशन भी समझ लेते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है।
मोटिवेशन a process of stimulating the pupil to act to achieve the desired goal। किसी व्यक्ति को हम इस तरह से उसे इनकरेज करें कि वो उसे जो भी अपना गोल दिया गया है, अचीवमेंट दिया गया है प्राप्त करने के लिए, उसे वो इजी वे में और मन लगा करके उसे प्राप्त कर सके। यही मोटिवेशन है। अब आते हैं दोस्तों, मोटिवेशन के भी कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें अपने एग्जामिनेशन से संबंधित तैयारी में फीड करना है, उसमें मोटिवेशन दो प्रकार का है। इसमें पहला मोटिवेशन है पॉजिटिव मोटिवेशन और दूसरा है नेगेटिव मोटिवेशन। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? इन दोनों मोटिवेशन को अगर हम आपस में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें दोनों का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव मोटिवेशन ये क्या है? दोस्तों, मोटिवेशन मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति इंकरेज करना, ताकि वो अपने कार्य को पहले से और ज़्यादा मन लगा करके कार्य करे और अपने गोल को अचीव करे। उसी के तहत पॉजिटिव मोटिवेशन कि हम सबसे पहले तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि ये जो मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन पूर्ण रूप से पर्सनल से संबंधित है। पर्सनल से यानी जो भी कर्मचारी या जो भी एम्प्लॉय किसी संस्था के हैं। तो पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है, कुछ ऐसा मोटिवेशन का कार्य किया जाए जो किसी कर्मचारी या किसी एम्प्लॉय के वेलफेयर से संबंधित हो, जो उसे पॉजिटिव रूप में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचाता हो। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन किस प्रकार के हो सकते हैं, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन, किसी व्यक्ति को पॉजिटिवली कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? तो इसके तहत अगर कोई एम्प्लॉय हमारे मन मुताबिक या यूँ कहें कि कंपनी के हित में बहुत अच्छा परिणाम देता है, तो उसे इंकरेज करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके तहत पॉजिटिव मोटिवेशन के तहत उस एम्प्लॉय को बोनस दिया जा सकता है। बोनस क्या होता है? बोनस मॉनेटरी बेनिफिट होता है। यानी अगर कोई कर्मचारी या एम्प्लॉय हमारा काम को मन लगा करके अपने गोल को अचीव करता है, तो हम उसे उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसे पर्सनली दिया जाए, ताकि वो अंदर से मोरली बूस्टअप हो, उसे लगे कि नहीं, मैं कंपनी हित में कार्य करता हूँ, तो कंपनी भी मेरे वेलफेयर के बारे में सोचता है, मुझे मेरे पेमेंट के अलावा अलग से भी कुछ पैसा देने की बात करता है। वो है बोनस। इसके अलावा और क्या हो सकता है? बोनस की तरह ही एक और टर्म है जिसका नाम है इंसेंटिव। दोस्तों, ये भी बोनस की तरह का एक टर्म है। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक डिजायर्ड गोल दिया गया है और उस डिजायर्ड गोल को अचीव करने से पहले ही इंसेंटिव का कुछ परसेंटेज या कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, और ये बता दिया जाता है कि आप इस गोल को अचीव कीजिए और आपको इस तरह का इंसेंटिव मिलेगा। तो ये एक इंसेंटिव हो गया जो पॉजिटिव मोटिवेशन का पार्ट है। इसी तरह से आप अपने मन में थोड़ा सा और विचार कीजिए कि ऐसा और कौन से फेनामेनन को इसमें ऐड किया जा सकता है जो लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट कर सके। इसके आगे और इसमें ऐड किया जा सकता है क्या? वो है
प्रमोशन। दोस्तों ये भी पॉजिटिव मोटिवेशन का पार्ट है। अगर आप किसी एम्प्लॉय को रिगार्ड्स देते हुए या उसके कार्य के प्रोग्रेस को देखते हुए, उसके अचीवमेंट को देखते हुए अगर हम उसे प्रमोशन दे देते हैं, यानी उसका एक ग्रेड अपग्रेडेशन कर देते हैं, तो उससे एक ऑनर भी मिलता है, चूँकि वो अपग्रेड हो गया है, हायर लेवल पर अब वो कार्य करेगा, और उस प्रमोशन के आधार पर उसे कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होता है। तो इस तरह की एक्टिविटी भी पॉजिटिव मोटिवेशन में आते हैं। इसके अलावा और इसमें क्या आ सकता है, कुछ अलग से किसी कर्मचारी को या एम्प्लॉय को एक अवार्ड प्रोवाइड कराया जाए। अवार्ड कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट के रूप में आप उसे कुछ भी दें, वो एक अवार्ड होगा, चाहे वो शील्ड हो, ट्रॉफी हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो दोस्तों इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ पॉजिटिव मोटिवेशन के तहत आता है। अब आइए आगे देखते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन के बाद नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव मोटिवेशन। ये क्या चीज़ होता है, इस तरह का मोटिवेशन किस तरह से किया जाता है? ये नेगेटिव मोटिवेशन पॉजिटिव मोटिवेशन के जस्ट उल्टा है, या इसे हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बताना चाहेंगे। अगर किसी संस्था का कोई एम्प्लॉय बार बार इंस्ट्रक्शन देने पर भी वो अपने सुपीरियर की बातों को नहीं मानता है, वो किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रोडक्टिव कार्य नहीं करता है जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो, हमेशा ऐसा काम करता है जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को जो कंपनी हित में कार्य नहीं कर रहा है, उसको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, उसके लिए क्या किया जाए ताकि वो भी मोटिवेट हो और वो कंपनी हित में कार्य करे। तो इस तरह के एक्टिविटी रखने वाले व्यक्तियों के लिए जिस प्रकार का मोटिवेशन किया जाता है उसे हम निगेटिव मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं निगेटिव मोटिवेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों निगेटिव मोटिवेशन में सबसे पहला चीज़ कि जो व्यक्ति किसी संस्था का जो रूल रेगुलेशन उसे फॉलो ना करके वो कंपनी के अहित में कुछ कार्य करता है, तो वैसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें पनिशमेंट की व्यवस्था दी जाती है। पनिशमेंट, ये पनिशमेंट किस प्रकार से हो सकता है? पनिशमेंट डिमोशन के रूप में हो सकता है, और पनिशमेंट कैसा हो सकता है? आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में नहीं, कुछ थोड़ा सा दिमाग में लगाइएगा तो निगेटिव मोटिवेशन के जो पनिशमेंट का पार्ट है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आ जाएंगे। जैसे पनिशमेंट में मैंने बताया आप लोगों को डिमोशन, और क्या आ सकता है, अगर वो व्यक्ति अपने जगह पर कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसे कुछ ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है जहाँ वो उसे लगे कि नहीं, मेरे कार्य की वजह से मुझे यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, अब मुझे कार्य करना चाहिए। तो इस पर नेक्स्ट में जो पनिशमेंट है वो ट्रांसफ़र आ सकता है। इसके अलावा पनिशमेंट में और क्या आ सकता है, तो पनिशमेंट में उसे कुछ दिनों का टेम्पररी पनिशमेंट के रूप में क्या कहते हैं उसे, सस्पेंशन, उसे अपने कार्य से सस्पेंड किया जा सकता है। ये सस्पेंशन 1 दिन से लेकर के 2 दिन, 4 दिन से लेकर 10 दिन कुछ भी किया जा सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद, पनिशमेंट देने के बाद, वो जो हमारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, निश्चित रूप से वो निगेटिव मोटिवेट होगा और वो कंपनी हित में कार्य करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोगों को मोटिवेशन समझाने का प्रयास किया है।
आई होप कि आप लोगों को मोटिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि अगर एग्ज़ाम में मोटिवेशन से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर अवश्य दे पाइएगा। आइए इसी के तहत मोटिवेशन से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है उसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है मोटिवेशन से संबंधित? अगर एक क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में मैं ये लिखूं, एक क्वेश्चन है इंसेंटिव इज related to incentive is related to ergonomics, work study, positive motivation, नेगेटिव मोटिवेशन। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसका आंसर आप लोगों के दिमाग में तुरंत से आ गया होगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मोटिवेशन से संबंधित आ सकते हैं जिसका आंसर आप लोग अवश्य ही ढूंढ पाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों आप लोग अगर किसी टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोग को उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप आसानी से ढूंढ पाइएगा। इसलिए आप किसी भी टॉपिक को पहले तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। एक टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, किसी भी एक टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो उसमें 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। इसलिए टॉपिक को अच्छे से समझिए। मैंने कहा एक टर्म एर्गोनॉमिक्स। दोस्तों मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक से आप लोग परिचित हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है जिससे आप बिल्कुल भी अपरिचित हो। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि हम उसका नाम तो ज़रूर कहीं ना कहीं सुने होते हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी हमें शायद कम होती है। हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि टर्म क्या है, ये किससे संबंधित है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को समझाने का। एर्गोनॉमिक्स दोस्तों मशीनरीज एंड इक्विपमेंट और जो भी उन मशीनरीज और इक्विपमेंट को यूज करने वाला व्यक्ति है या एम्प्लॉय है उससे संबंधित है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि सपोज आपके पास अगर किसी के पास एक कार है या यूँ कहूँ कि एक बाइक है। सबसे पहले कार का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने देखा होगा कार का जो सीट होता है वो एडजस्टेबल टाइप का होता है। कैसा होता है? उसे हम ज़रूरत के अनुसार कभी आगे बढ़ा सकते हैं या ज़रूरत हो तो हम उसे कुछ पीछे कर सकते हैं। उसका हमारे बैक के पोर्शन में जो सीट का पार्ट आता है उसे हम ज़रूरत पड़ने के अनुसार सीट को खड़ा कर सकते हैं या ज़रूरत पड़ता है तो उसे थोड़ा सा लेटा करके हम यूँ रिलैक्स भी हो लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें सीट में क्यों बनाई गई है? हम सीट को आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। ऐसा क्यों बनाया गया? उसे तो हम रिजिड भी बना सकते थे ना, एक जगह फिक्स रहता तो भी आदमी ड्राइव कर पाता। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एर्गोनॉमिक्स के तहत आता है। एर्गोनॉमिक्स एक ऐसा फिनोमेना है जो कहता है कि हम यूज़र को किसी भी मशीनरी और इक्विपमेंट को यूज करने के लिए इतना कंफर्टेबल बना देंगे कि जब वो किसी मशीनरी या इक्विपमेंट को यूज कर रहा हो या ऑपरेट कर रहा हो
तो उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना महसूस हो, किसी प्रकार का कोई टेंशन ना महसूस हो, किसी प्रकार का कोई अनकम्फर्ट कंडीशन ना महसूस हो। तो दोस्तों, अगर एक मशीनरी या इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के दौरान उसका जो ऑपरेटर है वो अगर अनकम्फर्टनेस नहीं फील करता है, यानी पूर्ण रूप से कंफर्टेबल फील करता है, तो आप गेस कीजिए कि वो उस इक्विपमेंट या मशीनरी को किस तरह से ऑपरेट करेगा। मेरे ख्याल से तो वो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा और कंपनी के हित में, ऑर्गेनाइजेशन के हित में अपना 100% देगा। जैसे दोस्तों, एक और छोटा सा और एग्जांपल मैं आप लोग को एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, इसलिए कि ये जो टॉपिक्स हैं, सिर्फ टॉपिक का अगर हम डिफिनीशन पढ़ें या उसे समझाने का प्रयास करें तो शायद लोगों को कम समझ में आता है, लेकिन एग्जाम्पल से आप लोगों को, आपके ब्रेन में एकदम बैठ जाएगा कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो किस चीज़ से रिलेटेड है। दोस्तों, हम अपने घरों में गर्मी के दिनों में जब गर्मी लगती है तो घर में कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि हम गर्मी के दिन में जब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री हो जाए, तब भी हम अपने घर के अंदर घर के टेम्परेचर को ऐसा मेंटेन करें कि हमें गर्मी ना लगे, हमें पसीना ना आए और हम अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। तो ये कंफर्टेबल टर्म जो है ये रिलेटेड है एर्गोनॉमिक्स से। अब एक और छोटे से एग्जांपल की मैं बात करूंगा एर्गोनॉमिक्स को लेकर के। दोस्तों, ये जो एर्गोनॉमिक्स टर्म है ये माइनिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एर्गोनॉमिकली अगर किसी भी मशीन और इक्विपमेंट का डिज़ाइन किया गया है तो उस मशीन को हम उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो इफिशियंसी है, उसको हम 100% यूटिलाइज कर पाते हैं। आई होप कि आप लोगों को एर्गोनॉमिक्स क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा इसका कुछ जो डिफिनीशंस है उसको भी समझ लेते हैं, एर्गोनॉमिक्स क्या है। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। एर्गोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विथ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। मैन मेड ऑब्जेक्ट के साथ जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है। मैन मेड थिंग्स क्या है? वही जो मैंने आपसे बात किया, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स, ये सारा चीज़ मैन मेड ही है। इनके साथ इंटरेक्ट हो और इंटरेक्ट होने के बाद वो कंफर्ट कंडीशन में अपने गोल को अचीव करे। तो ये हुआ एर्गोनॉमिक्स। अब ये जो एर्गोनॉमिक्स है, इस एर्गोनॉमिक्स का बेनिफिट क्या है? एर्गोनॉमिक्स के रूप में हम इक्विपमेंट मशीनरी का डिज़ाइन करने के लिए हम इतने पैसों का खर्च कर रहे हैं, इतने मैन पावर उस पर लगा रहे हैं, इतना हम सेमिनार कर रहे हैं, इतनी सारी हम ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसका हमें बेनिफिट क्या है? क्यों हम ये कर रहे हैं? इसकी बेनिफिट मैं आप लोगों को बताता हूँ। डिफिनीशन मैंने आप लोगों को समझा दिया एग्जाम्पल के साथ। आई होप कि जब मैं आपका इसका बेनिफिट लिखाऊंगा तो आप लोग को दिमाग में उसका पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये बेनिफिट तो एर्गोनॉमिक्स से होना ही है। एर्गोनॉमिक्स हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी फर्म। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब हमारा कोई ऑपरेटर या एम्प्लॉय किसी मशीन या इक्विपमेंट को यूज करते समय अपने आप को 100% सेटिस्फाइड महसूस करेगा, कंफर्ट कंडीशन महसूस करेगा,
तो उस ऑपरेटर की या उस एम्प्लॉय की जो वर्किंग इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाएगी, उसका जो वर्किंग ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा, और जो हमारा मशीन है, मशीन की भी वर्किंग इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। इन सारी चीज़ों को जब कंपाइल करेंगे तो ओवरऑल हमारा जो किसी भी फर्म का प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, इम्प्रूव इम्प्रूव एम्प्लॉय इंगेजमेंट। जब वो अपने आप को वर्क के दौरान कंफर्टेबल महसूस करेगा तो वो जो उसे जो 4 घंटे या 5 घंटे कार्य किया करता था, जब उसे अपने काम में अच्छा लगने लगेगा, कंफर्ट महसूस होने लगेगा, तो उस ड्यूरेशन को बढ़ाकर 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे तक करने के लिए वो अपने आप में सक्षम हो जाएगा। और क्या हो सकता है? बेटर सेफ्टी स्टैंडर्ड। जब कोई एम्प्लॉय कंफर्ट कंडीशन में कार्य करता है तो उसका ब्रेन जो है 100% वर्क करता है, और जब वो 100% ब्रेन वर्क करेगा तो उस समय वो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेगा। उसके मन में कभी भी इस तरह की कोई भावना नहीं आएगी कि सोच रहा है कि मैं जल्दी घर चला जाऊं, ये मुझे इरिटेट कर रहा है। ऐसी कोई भावना जब नहीं आएगी तो निश्चित रूप से उस मशीनरी पर कार्य करने के दौरान कार्यस्थल पर सेफ्टी स्टैंडर्ड और इम्प्रूव हो जाएगा। और क्या हो सकता है? लेस वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स। जब कोई ऑपरेटर कंफर्टेबल कंडीशन में कार्य करेगा तो वो मशीनरी को बहुत अच्छे से ऑपरेट करेगा। कहीं पर अगर जैसे हम डंपर ऑपरेटर हैं और डंपर ऑपरेट कर रहे हैं तो हॉल रोड पर अगर कहीं पर गड्ढा आ जाता है तो हम ऐसा प्रयास नहीं करेंगे कि हम जल्दी से उस गड्ढे को क्रॉस कर जाएं। हम ऐसा प्रयास करें कि हम धीरे से ब्रेक मार करके उस गड्ढे को क्रॉस करें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो मशीनरी होगा उसकी लाइफ बढ़ जाएगी और उसमें वियर एंड टियर भी कम से कम होगा। रिडक्शन इन फटीग। थकावट में कमी आएगी। जब कंडीशन ही कंफर्टेबल है तो थकावट क्यों होगी? थकावट में निश्चित रूप से कमी आएगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है बेटर एम्प्लॉयज हेल्थ। कंफर्टेबल कंडीशन में कार्य कर रहा है, किसी प्रकार के उसे कोई जर्क नहीं लग रहा है, हर चीज़ को आसानी से अचीव कर पा रहा है, उस स्थिति में वो मेंटली फिट है। मेंटली जब वो फिट है तो उसके साथ साथ वो फिजिकली भी फिट रहेगा, यानी हर प्रकार से जो एम्प्लॉय का हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एर्गोनॉमिक्स का एक पार्ट हुआ, एक टर्म हुआ। थोड़ा सा और मैं एर्गोनॉमिक्स आप लोगों को बताता हूँ कि माइंस में इसका यूज किसी एक, सपोज एक डंपर है तो डंपर में एर्गोनॉमिक्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। डंपर में जो डंपर के केबिन का डिज़ाइन है उसे इस तरह से बनाया जाता है कि उसे ऑपरेट करने वाला जो हमारा एम्प्लॉय है या ऑपरेटर है वो अगर सीट पर बैठता है तो सीट पे बैठने के बाद उसका जो डंपर का जो स्टीयरिंग है, जो ब्रेक्स स्टीयरिंग है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, उन सभी एक्टिविटीज़ पर, उन सभी चीज़ों पर ऑपरेटर का हाथ और पैर आसानी से पहुंच जाए। आसानी से पहुंचेगा तभी तो वो
कंफर्टेबल होकर के कार्य कर सकेगा। वो जो अपने सीट पर बैठा है उस सीट का एडजस्टिंग ऐसा हो कि वो ज़रूरत के अनुसार अपने आप को, अपने सीट को ऐसा सेट करे कि चलाने ऑपरेशन के दौरान, डंपर को ऑपरेट करने के दौरान वो आगे और उसका जो रियर लुकिंग ग्लास लगा हुआ उससे वो पीछे बहुत आसानी से देख सके। कोई भी व्यक्ति अगर डंपर के आसपास कार्य कर रहा है या कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसे वो आसानी से वॉच कर सके ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। तो इस तरह की सारी एक्टिविटी एर्गोनॉमिक्स के तहत आती है। आइए, अच्छा अब एर्गोनॉमिक्स से संबंधित एक आध कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो जाए। एर्गोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक एग्जाम्पल क्वेश्चन का मैं कहूँ, डिजाइन ऑफ सीट ऑफ operator cabin is related to, design of seat of operator cabin is related to। और अगर इसमें आपको ऑप्शन दे दे मोटिवेशन, एर्गोनॉमिक्स, वर्क स्टडी, एक आध कुछ और एग्जाम्पल दे दे, टाइम स्टडी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि डिज़ाइन ऑफ सीट ऑफ ऑपरेटर्स केबिन ये संबंधित है एर्गोनॉमिक्स से। तो दोस्तों आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क स्टडी। ये क्या है वर्क स्टडी? ये एक ऐसी एक्टिविटी है, वर्क स्टडी, जो भी कार्य हो रहा है, इसके नाम में थोड़ा सा इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करें। वर्क स्टडी, जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को स्टडी करना, उसके बारे में जानकारी लेना ही वर्क स्टडी है। अब ये वर्क स्टडी कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलेंगे, चर्चा करेंगे। वर्क स्टडी आप लोगों को समझ में आ गया। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम माइनिंग एक्टिविटी से संबंधित चर्चा करें, ओपन कास्ट माइन में एक ब्लास्टिंग का कार्य हो रहा है। ब्लास्टिंग एक वर्क है, ब्लास्टिंग का कार्य हो रहा है, तो ब्लास्टिंग के कार्य का हम स्टडी करें। वो स्टडी कैसा होगा? वो जो स्टडी होगा वो वर्क स्टडी में जो एक टर्म आता है वो होता है क्रिटिकल। हम किसी भी जॉब का एक क्रिटिकल स्टडी करेंगे। क्रिटिकल स्टडी इन द सेंस कि जो हमारा कार्य है, जो हमारा वर्क है, जैसे ब्लास्टिंग एक हमारा वर्क है, तो ब्लास्टिंग ऑपरेशन का हम स्टडी करेंगे और उसमें उस एक्टिविटीज़ में, ब्लास्टिंग के कार्य जो हम अभी तक कर रहे हैं, उस कार्य में क्या क्या कमी है, उन कमियों को हम फाइंड आउट करेंगे और उसे हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज़ें वर्क स्टडी के अंतर्गत आती हैं। आइए आगे चलते हैं। वर्क स्टडी, दोस्तों वर्क स्टडी मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसे और डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वर्क स्टडी में दो प्रकार की चीज़ें आती हैं, ये भी दो प्रकार से किया जाता है। इसमें पहला है, वर्क स्टडी में आता है मेथड स्टडी, और दूसरा है
टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने का मेथड क्या है, ये एक बड़ा रूप हो गया वर्क का। ब्लास्टिंग का बहुत बड़ा पार्ट है ओपन कास्ट माइंड में। तो ब्लास्टिंग का कार्य हम किस तरीके से कर रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो सारा चीज़ आता है मेथड स्टडी के तहत। अब मेथड स्टडी किस प्रकार से किया जाता है, इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, पहले हम मेथड स्टडी और टाइम स्टडी को थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लें, इसके बाद हम क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या क्या बेनिफिट है, दोनों को एक साथ समझ लेंगे, दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। मेथड स्टडी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी हमारा वर्क का जो मेथड है, मेथड का हम एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्टडी करेंगे, उसकी जो जो कमियां हैं उन्हें हम फाइंड आउट करेंगे, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। टाइम स्टडी क्या है एंड मोशन स्टडी। टाइम स्टडी वो जो हमारा मेथड जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मेथड के द्वारा किसी भी कार्य को करने में हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इलैप्स कर रहे हैं, क्या वो समय हमारा ज़रूरत से ज़्यादा समय तो वेस्टेज नहीं हो रहा है। इस तरह की एक्टिविटी का हम स्टडी करेंगे। उसका भी किस तरह से स्टडी करेंगे, उसका भी एनालिटिकल और क्रिटिकल स्टडी करेंगे कि कोई कार्य अगर हमारा सपोज 1 घंटे में होने वाला है, हम ऐसा तो नहीं कुछ 1 घंटे के कार्य को हम 2 घंटे या 3 घंटे में ख़त्म कर रहे हैं। ये आता है टाइम स्टडी के अंतर्गत। मोशन स्टडी क्या है? मोशन स्टडी मूवमेंट से रिलेटेड है। मूवमेंट मशीनरीज का भी हो सकता है, इक्विपमेंट्स का भी हो सकता है और एम्प्लॉयज़ का भी हो सकता है। इसका भी हम क्रिटिकल स्टडी करेंगे। मोशन स्टडी किस तरह से किया जाएगा? सबसे पहले तो मोशन स्टडी में आता क्या है। मोशन स्टडी जैसे हमारा जो जैसे एक ड्रिल मशीन, ओपन कास्ट की हम बात करें तो ओपन कास्ट माइंस में ब्लास्टिंग से पहले होल ड्रिल किया जाता है और ड्रिल करने के लिए हमें ड्रिल मशीन की आवश्यकता होती है। तो वो जो हमारा ड्रिल मशीन है उसका हम मूवमेंट किस तरह से कर रहे हैं। अगर हमारे पास 4-5 फेस है तो पहला फेस अगर हम ओपन कास्ट माइन की बात करें, कुछ इस तरह से अगर हमारे पास एक पैच मिला हुआ है कोयले का, ये छोटा छोटा पैच है। अगर हमें सबसे पहले इस एरिया को ब्लास्टिंग करने का जिम्मेदारी मिला है, इसके बाद यहाँ पर एक और पैच है, उसके बाद उसे ब्लास्टिंग करने का जिम्मेदारी मिला हुआ है, उसके बाद फिर हमें इस पैच को ब्लास्टिंग करना है। तो यहाँ से यहाँ तक मशीन का जो मार्चिंग का समय, इसका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, 500 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक मशीनरी जो ड्रिल मशीन है वो इस पैच पर खड़ा है, इस पैच पर ड्रिलिंग का कार्य करने के बाद अगर हमें इस पैच को ब्लास्टिंग करना है और उसके बाद वहाँ पर हमें ड्रिलिंग करना है, तो हम इस मशीनरीज को, इस ड्रिल मशीन को यहाँ से मार्च करा कर और यहाँ तक लेकर के आते हैं। तो इसमें हमें करीब करीब 4 घंटे, एग्जाम्पल के रूप में मैं कह रहा हूँ, 4 घंटे का समय लगता है या 5 घंटे का समय लगता है। अगर हम इसी का एक क्रिटिकल स्टडी करें और हम ये पाएँ कि हमें 5 घंटा लगा इस ड्रिल मशीन को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में, तब जाकर के हम यहाँ पर ड्रिल किए, इसके बाद फिर से हमें यहाँ इस पैच के लिए आकर के ब्लास्टिंग या ड्रिलिंग का कार्य करना है, तो वहाँ से यहाँ तक आने में फिर से हमें 4 घंटे का वक्त लगता है। तो टोटल हमारे 9 घंटे का समय बर्बाद हुआ। अगर हम इसका क्रिटिकल स्टडी करके ये फाइंडिंग्स निकालें कि इस पैच में ड्रिल होने के बाद, ब्लास्टिंग होने के बाद दोबारा अगर हम इस पैच में ड्रिल होल लगाते हैं तो उसमें अगर हमें 3 घंटे का समय लगता है, तो 3 घंटा हम मशीन को रोक करके यहाँ पर ड्रिलिंग का कार्य कर सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ? समय का बचत हुआ। ये मोशन स्टडी के तहत आता है। इस समय का भी बचत हुआ और हमने जो हमारे ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन को जो इतना मार्चिंग किया, मार्चिंग करने के दौरान मशीनरीज में वियर टियर, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, डीजल कंजम्पशन, एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम अननेसेसरी किसी मशीनरीज का या अपने एम्प्लॉयज़ का मूवमेंट ना करें। इस तरह की एक्टिविटी मोशन स्टडी के तहत आती है। तो
तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोगों को शॉर्ट में मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी के बारे में जानकारी दी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग इसे याद करने के लिए ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, इसे अलग अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी एक्टिविटीज़ आपको बताई जाती है उन एक्टिविटीज़ जो एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे जो मैंने स्टडी के बाद की वर्क स्टडी, तो ये वर्क स्टडी हो गया, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। आप इन सभी चीज़ों में इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए इन्हें याद रखने का प्रयास करें। वर्क स्टडी में वर्क स्टडी किया जाता है, जो भी वर्क है उसका स्टडी किया जा रहा है। मेथड स्टडी में जो हमारा मेथड ऑफ वर्क है उसका स्टडी किया जा रहा है। टाइम स्टडी में किसी भी कार्य को करने में, किसी भी मेथड में कोई एक्टिविटी करने में कितना समय लग रहा है उसका स्टडी किया जा रहा है। मोशन स्टडी में मूवमेंट का स्टडी किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, इस तरह से इसको याद रखिएगा तो निश्चित रूप से आपको ये याद रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी वर्क स्टडी के जो दो पार्ट था, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या स्टेप लिया जाता है, हम दोनों को एक साथ समझेंगे। जब हम बात करेंगे किसी चीज़ के तो उसमें स्टडी की बात है, स्टडी वो मेथड स्टडी हो सकता है या टाइम स्टडी हो सकता है या मोशन स्टडी हो सकता है। तो इसका स्टेप्स क्या क्या हो सकता है, स्टेप्स फॉर स्टडी। सबसे पहले एक मेथड जिसका हमें स्टडी करना है उसे सेलेक्ट किया जाए। एक मेथड या एक वर्क सेलेक्ट किया जाए जिसका हमें मेथड स्टडी या टाइम स्टडी या मोशन स्टडी किया जाना है। इसके बाद इसमें क्या स्टेप्स आते हैं, इसके बाद इसमें जो स्टेप्स आते हैं इसका क्रिटिकल स्टडी किया जाए। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि जो हमें वर्क स्टडी करना है उसमें मुख्य रूप से हमें उसका क्रिटिकल स्टडी करना है, यानी वो जो मेथड है या वो जो टाइम स्टडी हम जिस वर्क का कर रहे हैं या मोशन स्टडी कर रहे हैं उसमें कमियां क्या क्या हैं, उन कमियों को ही हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम कमियों को फाइंड आउट कर लेंगे और कमियों का निराकरण कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो मेथड है वो मेथड इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उसमें जो टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था वो टाइम कंजम्पशन घट जाएगा, वो जो मोशन ज़्यादा हो रहा था उसका मोशन घट जाएगा, उसका मूवमेंट घट जाएगा। इसके अलावा और क्या है, क्रिटिकल स्टडी करने के बाद जो भी कमियां निकल कर आई हैं उन कमियों को हम इलिमिनेट करने का प्रयास करें। एलिमिनेट्स द जो भी कमियां हैं उन कमियों को हम एलिमिनेट करने का प्रयास करें। एलिमिनेशन हो गया। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है, सपोज ये स्टडी करने के बाद हमने जो कमियां निकाली उन कमियों को एलिमिनेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे। इस मेथड को हम रिप्लेस कर देंगे और एक नया मेथड वर्क में लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और उस मेथड के तहत हम कार्य फिर से शुरू करेंगे। ये अगला स्टेप हो गया। उसके बाद एक न्यू मेथड जब हम एडॉप्ट कर लिए
ये न्यू मेथड ऑप्शनल मेथड है। अगर हमारा पुराना मेथड हम स्टडी करने के बाद ये पाते हैं कि नहीं, इस मेथड को इम्प्रूव कर पाना पॉसिबल नहीं है, इस कंडीशन में हम न्यू मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो वो हमारा न्यू मेथड हो या इम्प्रूव पुराना वाला मेथड हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका जो हम डेवलपमेंट करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे कि ये इकोनॉमिकल हो, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, लेस मोशन हो, इस तरह का हम इसमें एक्टिविटी ऐड करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये स्टेप्स ऑफ स्टडी हो गया। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी या मेथड स्टडी या टाइम स्टडी या मोशन स्टडी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? अभी तक मैंने आप लोगों को वर्क स्टडी के बारे में बताया। आई होप कि आप लोगों को अब ये आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि वर्क स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। निश्चित रूप से इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा जो भी मेथड है उसे हम इम्प्रूव करें। जो भी हमारा जो मेथड है या वर्क है वो जो ज़्यादा टाइम टेकिंग था, उस टाइम टेकन जो ज़्यादा टाइम का वेस्टेज हो रहा था उसे हम मिनिमाइज करें, एलिमिनेट करें, अननेसेसरी मूवमेंट को हम कम करें। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव का पार्ट हुआ। इसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है? बेनिफिट में सबसे पहला चीज़ तो या इसको हम ऑब्जेक्टिव में ही एलेबोरेट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक बेनिफिट इसको कह सकते हैं। क्या क्या आएगा? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव सेफ्टी स्टैंडर्ड। क्यों होगा? जब हमारा मेथड सही होगा, उसमें जो टाइम लगने का उतना ही हम टाइम दे रहे हैं, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करा रहे हैं, तो सेफ्टी तो इम्प्रूव होगा ही ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और हो सकता है बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो इस तरह की चीज़ें हमारा ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट्स में आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वर्क स्टडी का भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस पर भी एक एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस कर लें कि वर्क स्टडी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वर्क स्टडी में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है? सपोज एक क्वेश्चन जो माइंड में आ रहा है मैं लिखता हूं। improve a method of work, improve a method of work is related to। आप बताइए
जो मैंने क्वेश्चन लिखा क्या उसका आंसर आप लोग के दिमाग में आ रहा है? मेरे ख्याल से तो आना चाहिए। इम्प्रूव ए मेथड ऑफ वर्क इज रिलेटेड टू, ऑप्शन में लिख देता हूँ, शायद ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। अब इसे फिर से हमें चार चीज़ों को एक साथ लिख देते हैं। मोटिवेशन, एर्गोनॉमिक्स, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी। मोटिवेशन तो नहीं है, एर्गोनॉमिक्स भी नहीं है, मेथड वर्क स्टडी, मेथड स्टडी हैं तो दोनों ही, अगर दोनों का ऑप्शन होता तो दोनों होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सिर्फ ये चार है, चार में से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये मेथड स्टडी मेथड का ही स्टडी करता है, इससे रिलेटेड है। लेकिन अगर आप इसे ना सेलेक्ट करके इसे सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इम्प्रूव ए मेथड ऑफ वर्क वर्क स्टडी का पार्ट है, लेकिन वर्क स्टडी का एक टाइप है, एक प्रकार है मेथड स्टडी, जो इसके लिए प्रोसाइज स्टडी करता है, इसलिए मेथड स्टडी। तो दोस्तों इस तरह से वर्क स्टडी का टॉपिक भी समाप्त हुआ। आई होप कि आप इन सभी टॉपिक से संबंधित अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर पाइएगा, उसका आंसर दे पाइएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो है पे बैक पीरियड, लिखा हुआ है। ये क्या होता है? सबसे पहले जैसा कि मैं आप लोगों को मेरे फर्स्ट क्लास से आपको बताते आ रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आपको मिलता है, जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करें। पे बैक पीरियड ये क्या है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टर्म है। पे मतलब ये पेमेंट, या मनी से संबंधित है। बैक मतलब हमें वापस मिल जाए, और पीरियड जो है ये ड्यूरेशन से संबंधित है, टाइम से संबंधित है। पे बैक पीरियड एक किसी निश्चित समय में, बैक मतलब वापस, यानी वापस कब मिलता है? जब हम कोई चीज़ देते हैं किसी को और वो हमें वापस मिलता है, उसे हम वापस मिलना कहते हैं। अगर कोई चीज़ हमें नया मिल रहा है तो उसे हम बैक नहीं बोलते, उसे सिर्फ पेमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर टर्म जो इस्तेमाल हो रहा है पे बैक, यानी एक किसी निश्चित समय या किसी भी समय में वो जो हमारा पेमेंट या पैसा या मनी है, हमारा पैसा, वो हमें वापस मिल जाए। इस तरह के जो समय है, ड्यूरेशन है, उसे हम पे बैक पीरियड के नाम से जानते हैं। अब आइए एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक लाइन डायग्राम के द्वारा। इसे हम टाइम के रूप में ले लेते हैं, एक एक्सिस को, और इसे हम मनी के रूप में ले लेते हैं। ये हमारा 0 पॉइंट है। यहाँ पर हमने कुछ एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे एक फर्म तैयार करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना चाहिए। यहाँ पर मैंने विचार किया
तो जब भी कोई एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ करने की बात सोची जाती है, तो उसके लिए हमें उसके जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सब करने पड़ते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस लिए? किसी भी फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसमें अगर किसी प्रकार की कोई मशीनरीज की आवश्यकता है, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, फिर उस फर्म में कार्य करने के लिए उसके कुछ एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें पेमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ रॉ मटेरियल परचेस करने पड़ सकते हैं, प्रोसेसिंग करना पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इनिशियल पीरियड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हमें किसी प्रकार का कोई रिटर्न या कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। ये मेरा एक बेस पॉइंट है। बेस पॉइंट से मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मैंने तैयार किया। तो यहाँ से यहाँ तक आकर के मैंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ से रॉ मटेरियल लगाने के बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो तैयार प्रोडक्ट है, उसको सेल करने के बाद हमें कुछ रिटर्न आना शुरू होता है। सपोज़ वो पॉइंट कुछ इस तरह से आता है कि यहाँ पहुँचने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ से मेरा प्रोडक्शन इस लाइन से डेविएट हुआ, यहाँ से मेरा प्रोडक्शन चालू हुआ। प्रोडक्शन होने के बाद उसे सेल परचेस करने के बाद कुछ बेनिफिट, कुछ रिटर्न आना शुरू हुआ। तो मेरा जो पैसा, जो कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया था, सपोज यहाँ से यहाँ तक, इसका हम अगर बेस लाइन को पकड़ें तो कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ तक सपोज हमने इस फर्म को तैयार करने में करीब करीब 50 लाख रुपए खर्च किए। इसके बाद जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, हमारा प्रोडक्ट बिकना शुरू हुआ और धीरे धीरे आकर के हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां पर ये जो हमारा बेस पॉइंट था उसको हम टच कर जाते हैं। ये जो हमारा बेस लाइन था इसको हम यहाँ पर आकर के टच कर जाते हैं। ये क्या है? ये जो मेरा पॉइंट था, ये मेरा इन्वेस्टमेंट पॉइंट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पर मेरा 0 इन्वेस्टमेंट है। और इस पॉइंट पर आकर के एक बार फिर से मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो 0 हो गया। इसके बीच में क्या हुआ? यानी जो पैसा मैंने लगाया था पूरे फर्म के लास्ट तक, प्रोडक्शन स्टार्ट होने तक, मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। वो मेरे 50 लाख रुपए मेरे गुड्स प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को सेल करने के बाद धीरे धीरे जो प्रॉफिट शुरू हुआ था, आते आते इस पॉइंट पर आकर के मेरा 50 लाख रुपया मुझे बैक हो गया। ये कब हुआ? ये टाइम का कॉलम था, कितने समय में हुआ? अगर हम बात करें यहाँ पर मंथ की, 1 2 3 4 5, 5 महीने के बाद मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो मुझे रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न होने के बाद मेरा यहाँ से प्रॉफिट शुरू हो जाता है। तो ये जो 5 महीने का पीरियड था, इसमें जो मुझे पैसा रिटर्न हुआ, ये जो पीरियड हुआ 5 मंथ, दोस्तों यही पे बैक पीरियड है। आई होप कि आप लोगों को पे बैक पीरियड अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब आइए इसमें क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। अच्छा, इसका एक डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। पे बैक पीरियड मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, शायद उसी में आप लोग को आंसर मिल गया होगा। पे बैक पीरियड एक ड्यूरेशन जिसके अंदर मुझे जिसके जो एक टाइम एलेप्स होने के बाद मुझे मेरा पैसा रिटर्न हुआ, वो पे बैक पीरियड हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। अगर हम डायरेक्ट इसकी बात करें, पे बैक पीरियड इज पे बैक पीरियड इज, इसमें अगर ऑप्शन दे दे चार्ट हो और कहे कि इंक्यूबेशन पीरियड, या और क्या हो सकता है, टाइम इलेप्स फॉर रिटर्न ऑफ मनी। इसके बाद और भी कुछ ऐसा पीरियड दे दे, तीसरे नंबर और चौथे नंबर का, तो इसका आंसर जो होगा पे बैक पीरियड का, जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, टाइम इलेप्स फॉर रिटर्न ऑफ मनी। तो दोस्तों, इस तरह से ये टॉपिक भी आज समाप्त होता है। आज के क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों से फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद आप लोगों के पास एक हफ्ते का समय बचता है, मन लगा करके आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और निश्चित रूप से आप अपने वर्क स्थल से छुट्टी एक हफ्ते का अवश्य ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पीरियड है। इस पीरियड में अगर आप मन लगा करके तैयारी करते हैं और अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई पर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।